नमस्कार सभी को। आइए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आज रिवीजन करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक बार सिलेबस पे झलक मार लेते हैं जल्दी से। वैसे तो हम लोग कर चुके हैं मगर एक बार फिर से झलक मार लेते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में है क्या कुछ। देखिए, ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम देखना है। आज मैं ओवरव्यू थोड़ा सा करवाऊंगा आपको। टाइप्स ऑफ बैंक्स देखने हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, आरआरबी है, फॉरेन बैंक है एंड कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हमने देखने हैं उसके फंक्शंस, उसके रोल्स, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी की मैनेजमेंट और साथ ही साथ इसके साथ हमने देखा था एक बैंकिंग का ओम्बड्समेंट। ठीक है, आरबीआई ने जो एक ओम्बड्समेंट बनाया है कंप्लेन फाइल करने के लिए, वो चीज। देन देखने हमने बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स जो हमने देखे थे, दो फेज में हुए थे रिफॉर्म्स, वो। देन कुछ फाइनेंशियल मार्केट है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं वो देखेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एनबीएफसीज देखनी है, डीएफआईज देखनी है, म्यूचुअल फंड एंड पेंशन फंड देखने हैं। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स में हमने 4 से 5 देखने हैं, जिसमें कि आरबीआई है, सेबी है, उसके अलावा इरडाई है। ठीक है, ये सब देखेंगे हम लोग। फिर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक ट्रायंगल है, वो याद करना है। देन मेन चैप्टर जहां से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, वहां से। और लास्ट चैप्टर एक छोटा सा इंश्योरेंस। ठीक है जी, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते ही साथ साथ आज कुछ नई कुछ चीजें और हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो शायद पहले ये डायग्राम हमने ना बनाया हो, तो कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो हम लोग आज बनाएंगे, पहले नहीं बनाया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बनाते हैं एक छोटा सा ओवरव्यू बनाते हैं ताकि चीजें सारी एक पेज में समा जाए। ठीक है, कंपोनेंट्स। हाँ जी सर, आइए कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या है कि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं इसके। अब वो पार्ट्स कौन कौन से, तो इसके 4 पार्ट्स आते हैं। पहला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स। थर्ड वन इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड लास्ट वन इज फाइनेंशियल सर्विसेज। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने ना कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करे थे जिसमें हमने कुछ रेगुलेटरी नॉन रेगुलेटरी बॉडीज करी थी, और उन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, एक फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आएंगी, उन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे और उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सर क्या क्या क्या, दोबारा समझाता हूं, अभी बताता हूं क्या है। पहले लिखते हैं थोड़ा थोड़ा ताकि चीजें और क्लियर होती जाएं। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में देखिए हमारे पास ना अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे कि अगर मैं जनरली 2 बात करूं तो 2 बात में कौन कौन सी बातें हैं सर? पहली तो है जी रेगुलेटरी। कौन सी? रेगुलेटरी। रेगुलेटरी बोले तो रेगुलेटर जिनके ऊपर कुछ ना कुछ रेगुलेटर्स हैं या जो खुद में रेगुलेटर्स हैं। ओके जी, उसके अलावा कुछ है नॉन रेगुलेटरी। ठीक है जी। अच्छा, रेगुलेटरी और नॉन रेगुलेटरी के अलावा भी कुछ ऐसे हैं जो आते हैं इंटरमीडियरीज में। कौन आती हैं? इंटरमीडियरीज, मतलब इनके बीच में इंटरमीडियरीज। अब देखिए, रेगुलेटरी हैं, कुछ नॉन रेगुलेटरी हैं और कुछ एक है इंटरमीडियरीज। और उन इंटरमीडियरीज में हम डिफाइन करते हैं 2 चीजों को, जिसमें से पहली तो है कौन से? आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। कौन से? बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। एंड दूसरे कौन से हैं? नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, जिसे हम बड़े प्यार से कहते हैं एनबीएफसीज। एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी, चलिए ये है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की। तो फाइनेंशियल मार्केट ना 2 तरीके की हैं। फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। किसकी?
ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइज्ड में और अनऑर्गेनाइज्ड में मतलब क्या है इनका जरा देखते हैं। देखिए ऑर्गेनाइज का मतलब है जिनके ऊपर कोई ना कोई पर्सन है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ना कोई उसकी देखभाल कर रहा है, कोई ना कोई उसकी जिम्मेवारी ले रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में दो तरह की हमारे पास मार्केट हैं, जिसमें पहली मार्केट आती है कौन सी, मनी मार्केट, कौन सी, मनी मार्केट, एंड दूसरी जो है हमारे पास मार्केट वो कौन सी है हमारे पास, कैपिटल मार्केट। हमने पढ़ी हुई है ये सारी की सारी, बस अब थोड़ा सा एक पेज पे लिखने की ट्राई कर रहे हैं। तो मनी मार्केट और कौन सी, कैपिटल मार्केट। अच्छा मनी मार्केट में ना कुछ चीजें हैं, कुछ अलग अलग मार्केट्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमने ये भी पढ़ा था, जैसे मैं बात करूं कोल मनी मार्केट। हाँ जी, मुझे कोई बता सकता है कोल मनी मार्केट है क्या, कोल मनी मार्केट कोल मनी क्या होती है ये बता सकते हैं? यस, कोल मनी नाम पे जाओ, कोल किया मनी बुलाया, कोल किया मनी लिया, याद आ रहा है कुछ? यस इशिका, प्रतिभा? नहीं सर। नहीं सर, ऐसा कैसे कह सकते हो तुम, नहीं सर? सर मतलब ना बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया तो याद नहीं आ रहा कुछ। अच्छा याद नहीं आ रहा, चलो वो याद है, एक बैंक दूसरे बैंक से जिस रेट पे पैसा मांगेगा, कॉल करेगा, उसे कहते हैं कॉल मनी। हाँ जी सर। आगे याद, छोटा सा सिंपल सा, कोई बात नहीं, काफी टाइम से नहीं किया, आज कर लेंगे। चौथा है हमारे पास कमर्शियल पेपर्स मार्केट, कमर्शियल पेपर्स मार्केट, ठीक है जी। चलिए ये तो है कौन सी अपनी मार्केट्स। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फाइनेंशियल मार्केट्स में हमारे पास कौन है, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू डीलिंग करते हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। अभी कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ कुछ अब आ जाएगा जब हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंच जाएंगे तब। अब बात करते हैं अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे कि हमने ये सारे भी पढ़े, कॉल मनी है, ये है, वो है, सब हमने पढ़ा, ठीक है। अच्छा अगर हम देखें तो कैपिटल मार्केट में ना कुछ चीजें और थी, जैसे कि हमने देखा था कि एक प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है, ध्यान आया, एक प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है ये भी देखेंगे भी। तो एक कौन सी हमारे पास, ऐसे बना लेते हैं इसको थोड़ा सा ऐसे, हाँ जी, प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। चलिए जी, अच्छा इसके बाद बात करें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो उसमें कुछ खास नहीं, अलग से लिखने की कोई नीड नहीं है, जो अभी अपन ने लिख लिया वो सारी चीजें हैं। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की। तो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए ना हमने एक चीज करी थी, एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्रोसेस भी किया था, जिसमें कुछ कुछ शायद भी आपको याद आए, काफी टाइम बाद भी अगर हम करें तो फिर भी कुछ कुछ चीजें शायद याद आ जाएं। कुछ ऐसे फंड थे जो तो किसके बेस पे थे, असेट के बेस पे, कुछ फंड्स थे कैश के बेस पे, अलग अलग चीजें थी, ठीक है, फी के बेस पे और कुछ कुछ असेट के बेस पे या फंड के बेस पे। तो लिख सकते हैं असेट या फिर फंड बेस्ड, ठीक है, एक। दूसरा लीजिंग इसमें आती है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, लीजिंग प्रोवाइड कराती है बैंकिंग, ओके। अच्छा हायर परचेज भी होता है। हायर परचेज के अलावा कंज्यूमर को क्रेडिट देने का काम करता है, कंज्यूमर को क्रेडिट देने का काम करता है, ओके। और क्या हो सकता है, हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड कराता है, हाउसिंग फाइनेंस, ओके। इसके अलावा और क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है आपको, इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, फैक्टरिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, फैक्टरिंग की फैसिलिटी। इसके अलावा बात करें तो कुछ फी बेस्ड, जहां पर वो आपका, वो याद आ रहा है, एजेंट के बेस पे और फी के बेस पे, जहां पे कई बार तो आपका एजेंट बन के काम करेगा बैंक और कई बार आपसे फी लेके काम करेगा,
वो वाली चीज है ये, ठीक है। तो क्या क्या है, एक तो फी बेस है, दूसरा है मार्केट के बेस पे मार्केट बैंकिंग करता है ये, ठीक है। मार्केटर नहीं कह सकते, इसे मर्चेंट मर्चेंट कह सकते हैं, मर्चेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग। ओके जी। इसके अलावा और क्या हो सकता है, क्रेडिट रेटिंग हो सकती है, क्रेडिट के रिगार्डिंग आपको जो रेटिंग देने का काम करते हैं बैंक, वो भी हो सकता है, ठीक है। स्टॉक ब्रोकिंग करवा सकता है, आपका डीमैट अकाउंट वगैरह इसके अंदर खोल सकते हैं, ठीक है। ये सारे काम जो है वो एक बैंक है, या कह लो फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। तो हमारे पास कुल मिला के 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट सेकंड वन, थर्ड वन इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और फोर्थ वन इज फाइनेंशियल सर्विसेज। एक मिनट मुझे, मैं इसे सेव कर लूं, देन आगे बढ़ते हैं। आइएगा, हाँ जी, आइए पहले एक बार इसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ें। हाँ जी, कंपोनेंट कौन कौन से हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से हैं, रेगुलेटरी है एंड नॉन रेगुलेटरी है, ओके। कुछ इंटरमीडिएरीज हैं जिसमें बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आते हैं, और कुछ और हैं जिसमें नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एनबीएफसी। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की, जिसमें 2 तरह के मार्केट्स आएंगे, एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वो जो इंडिजिनियस बैंकिंग थे, ठीक है। इसके अलावा कोई जो महाराजा वगैरह से हम लोग लोन लेते थे, वो आ गए। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कौन से हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। और अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो मनी मार्केट के ऊपर रेगुलेटरी बॉडी है आरबीआई, एंड कैपिटल मार्केट के ऊपर जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो कौन होती है, सेबी होती है। मनी मार्केट में कुछ अलग अलग मार्केट्स है, कॉल मनी मार्केट है, ट्रेजरी बिल मार्केट है, कमर्शियल पेपर मार्केट है, कमर्शियल बिल मार्केट है। कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, और इसके अलावा एक डेरिवेटिव मार्केट भी होती है, ठीक है। फिर बात करें इंस्ट्रूमेंट्स की, तो इंस्ट्रूमेंट्स यही वाले इंस्ट्रूमेंट्स है, कॉल मनी होगी, ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल बिल है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगी। लीजिंग है, हायर परचेज है, कोई लोन है, आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी, डीमैट का अकाउंट खुलवा दिया, अलग अलग जो है लोकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी। ये सारी की सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है जी। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, इसमें ओवरव्यू में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, फिर आगे बढ़े। नहीं तो नो सर। नहीं, चले आगे, आइएगा। हाँ जी, इंट्रोडक्शन में मुझे लगता है इंट्रोडक्शन कुछ खास करवाने की नीड नहीं है, मगर फिर भी हल्का हल्का एक बार पढ़ते हुए चलते हैं ताकि ओवरव्यू अच्छे से हो जाए। हाँ जी, बैंकिंग मीन्स क्या है, बैंकिंग का मतलब होता है जी एक्सेप्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ, किस चीज के लिए, लैंडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, एंड विड्रॉएबल बाय चेक के थ्रू करवा सकते हैं विड्रॉ, ड्राफ्ट के थ्रू करवा सकते हैं, ऑर्डर के थ्रू आप विड्रॉ करवा सकते हैं। तो नॉर्मल सा अगर मैं बैंकिंग का मतलब देखूं तो बैंकिंग का मतलब यह है कि आपने एक बैंक में कुछ पैसा रखा है, बैंक क्या करता है, बैंक एक्सेप्ट करता है, बैंक क्या कर रही है, पब्लिक से एक्सेप्ट कर रही है। बैंक उसके बाद पब्लिक को पैसा लेंड कर रही है बोल तो लोन दे रही है। लोन के साथ साथ क्या कर रही है, वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है किन्हीं सिक्योरिटीज में, और साथ साथ क्या कर सकती है, जब कोई पब्लिक जिसने पैसा अपना जमा किया था, वो वाली पब्लिक जब जब डिमांड करेगी तब उसको वो पैसा देना होगा, चाहे वो किसके थ्रू हो, चेक के थ्रू हो, चाहे डिमांड के थ्रू हो, चाहे ऑर्डर के थ्रू हो, इन सब में से किसी के थ्रू भी हो सकता है। और इसके बाद बात करें तो बैंकिंग क्या है, बैंक क्या है, एक कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड होती है एज ए कंपनी। और अगर कोई भी कंपनी ऐसा कोई काम करती है, कैसा काम, कि अगर किसी पब्लिक से पैसा लेती है और किसी पब्लिक को पैसा देती है, कोई बिचौलिए का इस तरीके का काम करती है, वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट वो क्या माना जाएगा, एक बैंक माना जाएगा। उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 भी लगेगा, और साथ ही साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1959 भी लगेगा। उस बैंक को अपने पूरे नाम के साथ बैंक, बैंकर, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी जैसे वर्ड्स को यूज करना होगा। इसके अलावा कोई भी कंपनी अपने नाम के साथ इस तरह का वर्ड यूज नहीं कर सकती, ठीक है जी। देन एनडीटीएल की बात करते हैं। यहां पर एनडीटीएल क्या होता है,
सर एनडीटीएल का मतलब ये है कि नेट डिमांड एंड टाइम और टर्म लाइबिलिटी, जहां पर ये बात करते हैं कि अगर एक बैंक है, एक बैंक है, ये क्या करती है, लोगों से पैसा लेती है, लोगों को पैसा देती है, तो यहां पे एक बात आती है एनडीटीएल की, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी या टर्म लाइबिलिटी। यहां होती है एनडीटीएल, जहां पे बात करी जाती है नेट डिमांड में। डिमांड लाइबिलिटी में हम बात करते हैं कासा की। कासा जैसे कि मैंने यहां पे आपको लिखवाया भी था प्रॉपर तरीके से, एक सेकंड रुकिएगा, चलिए कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं, नहीं है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, एनडीटीएल में हमने बात करी थी कासा की, CASA, कासा। कासा क्या होता है जी? करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, ठीक है जी। तो कहते हैं नेट डिमांड, जितनी आप डिमांड करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट से आप डिमांड कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट से आप डिमांड कर सकते हैं, एंड टाइम और टर्म लाइबिलिटी का मतलब क्या है, FD या फिर RD की बात करी जाती है, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट की बात यहां पर करी जाती है। इसे कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अच्छा जी, उसके अलावा अगर बात करें तो वर्ल्ड का वर्ल्ड का सबसे पहला बैंक कौन सा था, तो हम कहेंगे जी 1148 में खुला था, कासा डी सैन जॉर्जियो था। और अगर बात करें पब्लिक बैंक की, वर्ल्ड के सबसे पहले पब्लिक बैंक की, तो वो कौन सा था, बैंक ऑफ वेनिस था। अगर बात करी जाए इंडिया के सबसे पहले बैंक की, तो वो कौन सा था, कोई बता सकता है आप में से? हाँ जी, इंडिया का सबसे पहला बैंक, बैंक ऑफ, नहीं 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 नहीं, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हाँ जी, कब आया था ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कब आया था? जल्दी 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 जल्दी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में आया था। कब आया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान? 1770 में आया था, ठीक है। आज आज कुछ जो मेन चीजें है ना, मैं वो रिपीट करता रहूंगा, उनको बस आपने अलग से कुछ लिखते चलना है। देखो ऐसा नहीं है कि सुनना है पूरा लेक्चर, सुनने के साथ साथ आपको लिखते चलना है, लिखोगे तो याद रहेंगी चीजें, ठीक है। इनको रिवाइज करना है लेक्चर के बाद। चलिए, पहला इंडिया का सबसे पहला बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो कि बाद में लिक्विडेट हो गया था 1829 से लेकर 32 के ड्यूरिंग 1829 टू 32 में ये लिक्विडेट हो चुका था। इसके बाद एक और आया था जिसे हम कहते हैं जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ये आया था 1786 में, और उसके बाद 1791 में ये क्या हुआ था, लिक्विडेट हुआ था। और उसके बाद शुरुआत होती है वो 1806 वाली, 640-43 वाली, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, जिसे मिलाकर प्रेसिडेंसी बैंक बना दिया गया था। आइए देखते हैं एक बार। हाँ जी, आइएगा, ये रहा, हमने बात करी 1770, और क्या लिखा हुआ है यहां पर, इंट्रोडक्शन स्टेज। हिस्ट्री की बात करी तो कौन सा है, इंट्रोडक्शन स्टेज। अगर 1770 की बात करी जाए, 1770 की बात करी जाए, तो पहला बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, ठीक है। और 1969 तक ये बैंक चले, तो इसके बारे में आप जरा सा देख लेते हैं। हुआ क्या, 1770 में पहला बैंक आया बैंक ऑफ हिंदुस्तान, देन 1786 में आया जनरल बैंक ऑफ इंडिया, देन उसके बाद 1806 में आया कौन सा, बैंक ऑफ बंगाल, फिर आया बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, एंड 1843 में आया बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंक्स को मिला दिया गया था बाद में, और मिलाने के बाद इसे कहा जाता था प्रेसिडेंसी बैंक। और ये कहां पे थे, मुझे बता सकते हो, किस जगह पे सिचुएटेड थे? बंगाल के किस जगह पे सिचुएटेड थे ये, मद्रास के किस जगह पे सिचुएटेड थे, बॉम्बे के किस प्लेस पे सिचुएटेड थे? मंदिर के किनारे, आपके ऑप्शन है, मंदिर के किनारे, चर्च के किनारे, नदी के किनारे, कि समुद्र के किनारे? सर समुद्र के किनारे। समुद्र, क्या बात है, आप जीत चुके हैं। क्या जीते हैं पता नहीं, जो जीते हैं वो ले लीजिएगा, जो देगा वो ले लीजिएगा। नहीं सर, मेरे पैसे तो जल्दी। कौन से पैसे, आपने बहुत टाइम लगा दिया बताने में, आइएगा आगे बात करते हैं। नहीं सर, अभी चलिए कोई बात नहीं, आपके पैसे मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। आप पहले और क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा, और सवालों का जवाब दीजिएगा। अगर आपके सारे सवाल सही हुए तो आपको मिलेगा एक वीडियो, और ये वीडियो है बैंकिंग का रिवीजन इस क्लास के बाद चलेगा। प्रेसिडेंसी बैंक, धन्यवाद हमारे सर, है धन्यवाद हमारे। अरे बस धन्यवाद, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए, मेरा एहसान कभी मत भूलिएगा, ये वाला इंपीरियल बैंक ऑफ, आइएगा यहां पे क्या है, इसे कहते हैं, इसे कहा जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया,
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था 1921 में। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनाया गया, तीन बैंक्स को मर्ज करके, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ओके जी, किसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? तो बनाया गया था जे एम केन्स, केन्स भैया की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़े तो आगे बढ़ते ही 1955 में 1955 में आपको इन तीनों बैंक्स को मर्ज करके बनाया गया था क्या? एसबीआई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बाद में कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? एसबीआई में। उसके बाद एसबीआई के 7 एसोसिएट्स बनाए गए। कब बनाए गए थे जी? 1960 में एसबीआई प्लस में 7 एसोसिएट्स बनाए गए थे। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी, फिर आया था नेशनलाइजेशन स्टेज, जहां पर 1969 में 14 बैंक्स को मर्ज किया गया था, 14 बैंक्स को मर्ज कह रहा हूं, नेशनलाइज किया गया था, और 1980 में 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। अगर एक बार नेशनलाइजेशन फेज को साइड में रखा जाए तो वापस यहां पे आते हैं। हमारे पास दो तरह के बैंक्स आए थे, एक तो था कौन सा? बैंक ऑफ बीओएस, बोले तो बैंक ऑफ, हाँ जी, फिर से आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, बैंक ऑफ, इसके लिए मिलेंगे आपको 3 रुपए, जो दे उससे ले लीजिएगा, बाकी पता नहीं। हाँ जी, 2 बैंक्स हुए थे, बीओआई एंड बीओएस। कौन कौन से बैंक थे? जल्दी बताइएगा। बीओआई तो सर बैंक ऑफ इंडिया नहीं, अरे नहीं, बैंक ऑफ इंपीरियल नहीं। हाँ जी, अपनी अपनी किताबें खोलिएगा। सरस्वती, सरस्वती कहां से आ गया? स्वराष्ट्र था, स्वराष्ट्र, सरस्वती है कुछ भी, पागल। मैंने मीम चला देना, ये पागल औरत, चल 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 जल्दी कर। हाँ जी, बैंक ऑफ, हाँ जी, एक हो गया। हाँ जी, प्रतिभा, अब आपकी बारी है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया कह रहा हूं, बैंक ऑफ स्वराष्ट्र तो कंप्लीट हुआ। दूसरा कौन सा था? बैंक ऑफ इंदौर। कौन सा था? बैंक ऑफ इंदौर। पता नहीं, पता नहीं, पागल लड़की। कहता बैंक ऑफ इंदौर। हाँ जी, कब हुआ था? ये हुआ था 2008 में, ये हुआ था 2010 में। इन दोनों को क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया गया था। मर्ज किसके साथ किया गया था? एसबीआई के साथ किया गया था। और उसके बाद 2017 आई, तो 17 में देखा गया उसके 5 एसोसिएट्स बचे थे और बीएमबी बची थी। ये बीएमबी वही थी, भारतीय महिला बैंक, जहां बैठ के किट्टी पार्टियां कर रही थी। उसके बाद 2017 में एसबीआई की 5 एसोसिएट्स प्लस में बैंक ऑफ भारतीय महिला बैंक, इन 6 के 6 बैंक्स को क्या कर दिया गया? एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया। और 1 अप्रैल, ये वही तारीख थी, ये वही समय था जब एसबीआई, सिर्फ एसबीआई रह गया, इसके सारे के सारे एसोसिएट्स इसमें समा गए थे। ठीक है जी। अब अगर हम देखें 1/4/2017 के दौरान पे, तो 27 पब्लिक सेक्टर बैंक थे, जिसमें से 20-1 किया गया था। बोले तो नेशनलाइज्ड रह गए थे कितने? नेशनलाइज्ड बैंक्स रह गए थे 19। उसके बाद 6 बैंक्स ये वाले एसबीआई प्लस 5 स्टेट्स, इससे पहले 2017 से पहले, ठीक है, मतलब 1/4/2017 बोलते 31/3/2017 तक ये वाला कंडीशन, ये वाला सिचुएशन था। बट इसके बाद देखा गया तो इसके बाद टोटली अलग हो गया। अगली सुबह 1/4/2017 को जब देखा गया तो 19 नेशनलाइज रह गए, 1 एसबीआई रह गया और 1 आईडीबीआई रह गया, क्योंकि जो बीएमबी था वो भी जाके एसबीआई में समा गया था। ठीक है जी। सर, हाँ जी, बोलिएगा। एक बार लास्ट टू लास्ट स्लाइड करोगे ओपन? हाँ जी, ये नहीं, इससे लास्ट, ये इससे, हाँ सर, ये 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले दूं सर? 1 मिनट रुक जाओ। मैं रब कर दूं? नहीं सर, रहने दो। अच्छा, चलो। सर एक बार नेक्स्ट वाली करना। हाँ जी सर, 2 मिनट का ब्रेक दे दिया करो बस, ताकि हम स्क्रीनशॉट ले लें। अरे स्क्रीनशॉट की नीड ही नहीं है, ये वीडियो आपके पास आएगी। मैंने कहा तो, आप जवाब देते चलिए, आपको वीडियो मिलेगी। सर मिल जाएगी ना पक्का? अरे हाँ, क्या बात कर दी है। देखो रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे पास, आइएगा। चलें? ठीक है, फिर नहीं ले रही। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी बस लिखते चलो, स्क्रीनशॉट तो ऐसे गायब हो जाएंगे, थोड़े दिन बाद डिलीट हो जाएंगे। आओ सर, अभी स्लो चल रहे हैं, आप स्लो चल रहे हैं, इतनी फास्ट नहीं है, स्लो चल रहे हैं। ठीक है, आओ। 21 जन 2019 को क्या हुआ? मेजॉरिटी शेयर जो आईडीबीआई के थे वो एक्वायर कर दिए किसने? एलआईसी ने। किसने? एलआईसी ने। और 2019 में 14 मार्च 2019 को बेचारे आईडीबीआई को क्या कह दिया गया कि आप क्या हो? प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, आप पब्लिक सेक्टर के बैंक नहीं हो। और उसके बाद 2019 में
दो बैंक थे, एक का नाम था विजय बैंक और दूसरे का नाम था देना बैंक। तो विजय और देना बैंक को मर्ज कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। और अगर उसके बाद देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हो गए, 17 हो गए, बोले तो 18 हो गए, लेकिन उसमें से पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, 17 हैं। और एक था कौन सा, नेशनलाइज्ड बैंक, एक नेशनलाइज्ड बैंक जिसको जिसे 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 क्या कहा जाता है, SBI। आइए जी आगे बढ़ते हैं। फिर बात आई 2020 की, जहां पर बहुत ज्यादा कारनामे रचे गए। निर्मला सीतारमण के द्वारा 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज कर दिया गया था 4 एंकर बैंक में, 4 बड़े बड़े बैंक्स में। हुआ क्या, सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मर्ज कर दिया गया, इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया, ओबीसी को और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी में मर्ज कर दिया गया, आंध्रा बैंक को और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया था। तो ये 6 बैंक्स को 4 बड़े एंकर बैंक्स में, बड़े बड़े बैंक्स में मर्ज कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, 1/4/2020 को कर दिया गया था। हालांकि इसके अनाउंसमेंट बहुत पहले हो चुकी थी, 6-7 महीने पहले हो गए थे अनाउंसमेंट, बट इंप्लीमेंट कब किया था, 1/4/2020 को किया था। अगर आज का टाइम सिनेरियो देखा जाए तो क्या है, 11 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, क्योंकि पहले 17 थे, 17 में से 6 बैंक्स को 4 में मर्ज कर दिया गया था, तो रह गए 11। और उसके साथ साथ एक और कौन सा है, SBI है। तो अगर पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाए तो वो कितने हैं, 12। आई थिंक मैंने यहां पे कुछ गलत बोला था, हाँ यहां 17 मैंने वो बोल दिया था, एक नेशनलाइज बोल दिया था, नहीं 17 नेशनलाइज थे और एक कौन सा था, SBI था। इन सभी को मिला के कहा जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक। अगर कोई पूछ ले कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं आज के टाइम, तो कहोगे जी 12 हैं। और अगर पूछ ले कोई नेशनलाइज्ड बैंक्स कितने हैं, तो कहोगे जी 11 हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। आओ, वही फेज है, कुछ भी नहीं है, ये लिखा हुआ है सारा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया 1770 में, फिर 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मर्ज करके बनाया गया 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और जाके धीरे 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 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट बनाया गया। लेकिन बाद में एक बंदे की एक बैंक की वजह से, जिसका नाम क्या है, कोऑपरेटिव बैंक, उनकी वजह से इस एक्ट का नाम चेंज करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कर दिया था। ये आई होप आप सभी को कहानी याद होगी, ऐसा क्यों किया गया था। दोबारा बताने के मैं मूड में हूं नहीं, फिर भी अगर सुनना चाहो तो बता सकता हूं, बता दीजिएगा, टोक दीजिएगा बीच में। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो 1955 में नेशनलाइज किया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को, और उसके बाद उसका नाम रख दिया था क्या, SBI। क्या नाम रख दिया था, SBI। और SBI के 1960 में कुछ सात सब्सिडरीज बनाई गई थी, और उसके बाद धीरे 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 इसकी कहानी आगे बढ़ी। फिर आता है फेज 2। हाँ जी, फेज 1 हमारा कंप्लीट है। फेज 1 में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दुविधा है तो बताइएगा। फेज 1 इंट्रोडक्शन स्टेज में कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। नो सर, ऑल क्लियर। यस, प्रतिभा क्लियर है? हाँ जी सर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आइए फेज 2 में। फेज 2 कौन सा फेज था जी, नेशनलाइज्ड फेज था। कौन सा फेज, नेशनलाइज्ड फेज। 19 जुलाई, वो गंदी सी रात, वो 1969 की एक 19 जुलाई 1969 की एक गंदी सी रात, जहां पे मिसेस इंदिरा गांधी ने एक बड़ा गंदा फैसला लिया। क्या फैसला लिया कि जी 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स को हम लोग नेशनलाइज करेंगे, बोल तो प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक में कन्वर्ट कर देंगे। जो उन्होंने कमाया, उनके खून पसीने की कमाई हम अपना लेंगे। और उसी तरह से एक और गंदा सपना देखा और उस सपने को साकार कर दिया 1980 में 6 बैंक्स को नेशनलाइज करके। लेकिन उसके बाद घमासान हुआ और उसके बाद आज तक कोई भी बैंक को नेशनलाइज नहीं किया गया। हाँ, मर्ज कर देते हैं, वो बात अलग है। काम वही किया है, बस थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग है। कान पकड़ना सीधा भी था, लेकिन कान सीधा पकड़ नहीं सकते थे, तो टेढ़ा पकड़ लिया, बस इतनी सी बात है। तो दो फेज में नेशनलाइज हुआ। कब हुआ, 1969 एंड 1980 में हुआ था। कितने 14 बैंक यहां हुए, 6 बैंक यहां हुए, टोटल बुला के 20 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में। हाँ जी, बैंक के नाम भी पूछ लेते हैं? नहीं, बैंक के नाम नहीं पूछेंगे, सिर्फ डायरेक्ट ही है। अब इसमें पूछते क्या हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे बैंक्स थे जिनको हमने किया था, उनके डिपॉजिट पूछ सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि 1969 वाले जो बैंक्स थे उनकी 50 करोड़ की डिपॉजिट थी, और जो 1980 वाले थे उनकी 200 करोड़ की डिपॉजिट थी। इन बैंक्स को क्या कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है जी, बढ़े आगे। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट, असर्शन, रीजनिंग, मैच द फॉलोइंग, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया,
छोटा सा बड़ा सिंपल सा बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, पूछता है, बस याद रखना ये ईयर, अगर ये ईयर भूल गए 1900 की जगह 1800 कर दिया तो फिर तुम्हारा क्या ही कर सकते हैं, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए कह रहा हूं छोटी छोटी चीजें हैं, बार बार रिवाइज करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ ये चीजें हैं पढ़ लेना, मेन है ये दो। ये रहा नेशनलाइज 14 मेजर बैंक्स को कितने के साथ डिपॉजिट थे, 50 करोड़ के साथ, और जो बाकी 1980 में किए गए 6 बैंक्स के साथ वो कितने थे, 200 करोड़ के डिपॉजिट के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ होते हैं स्केड्यूल बैंक, कौन से स्केड्यूल बैंक, स्केड्यूल बैंक वो वाले बैंक, स्केड्यूल बैंक वो वाले बैंक जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में लिखे गए हैं। ध्यान सुनेगा, स्केड्यूल बैंक कौन से बैंक, वो वाले बैंक जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में लिखे गए हैं, वो बैंक कौन से, स्केड्यूल बैंक। और वो वाले बैंक जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में नहीं लिखे गए, वो कौन से बैंक, कौन से बैंक, नॉन स्केड्यूल बैंक। बात खत्म। अच्छा, स्केड्यूल बैंक से कई बार क्वेश्चन आता है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि स्केड्यूल बैंक की आपसे ना कुछ विशेषताएं पूछ लेता है, कुछ फीचर पूछ लेता है, कुछ कंडीशन पूछ लेता है कि स्केड्यूल बैंक बनने के लिए एक कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस हैं कौन कौन सी। तो बड़ी सिंपल सिंपल सी कंडीशन है, कुछ नहीं है। पहली बात की स्केड्यूल बैंक कौन सा, जो सेकंड स्केड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में आएगा, वो बैंक कौन सा, स्केड्यूल बैंक है। ओके, द बैंक कंसर्न मस्ट बी इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, इंडिया में रह के बैंकिंग का बिजनेस करे, पहली कंडीशन, ऑब्वियस बात है। दूसरी कंडीशन, ए बैंक मस्ट हैव ए पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व नॉट लेस देन 5 लाख, लेकिन 5 लाख कब थी, पहले थी, आज कितनी है, आज है 200 करोड़, कितनी, 200 करोड़ होनी चाहिए। ओके, इट मस्ट सेटिस्फाई द रिजर्व बैंक दैट इट्स अफेयर एंड डिटरमिनेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इट्स डिपॉजिटर एंड नॉट कंडक्टेड इन ए मैनर। तो आरबीआई की सारी बातें उसको माननी होंगी, और इट इज आइदर एक कंपनी, पहली बात तो क्या हो, वो कंपनी हो जो डिफाइन हो किसमें, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 या फिर उसके इक्विवेलेंट किसी एक्ट में, और कॉर्पोरेशन और एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया और एन इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इट्स बिहाफ। पहली बात, सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर वो रजिस्टर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो किसी भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, चाहे वो कहां हो, आउटसाइड इंडिया हो, लेकिन वो आउटसाइड इंडिया में ऐसा होना चाहिए जो जिन कंट्री को या जिस एक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करती है, उनके अंडर अगर वो होगा तो उसे हम मान लेंगे कौन सा बैंक, स्केड्यूल बैंक। क्लियर है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन स्केड्यूल बैंक, नॉन स्केड्यूल बैंक कौन से, आर दोज बैंक हुज नेम डू नॉट अपीयर कहां पे, सेकंड स्केड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट में। ओके जी, फिर बात करते हैं कुछ फॉरेन बैंक की। फॉरेन बैंक कौन से बैंक, जो आउटसाइड इंडिया है, इनकॉर्पोरेट कहां पे है, आउटसाइड इंडिया है, काम कहां कर रहे हैं, अपने यहां पे कर रहे हैं, वो कौन से है, आउटसाइड बैंक, फॉरेन बैंक। डोमेस्टिक बैंक जो इनकॉर्पोरेटेड भी हैं, इंडिया में काम भी कर रहे हैं इंडिया में, इसे कहते हैं डोमेस्टिक बैंक। ओके जी, फिर बात करते हैं पब्लिक सेक्टर के बैंक। पब्लिक सेक्टर के बैंक कौन से बैंक, पब्लिक सेक्टर के बैंक वो वाले बैंक होंगे जहां पे गवर्नमेंट का मेजर हिस्सा होगा, किसका, गवर्नमेंट का। और हम इसमें नेशनलाइज्ड बैंक्स को भी इसके अंडर कवर करते हैं, जो कि 1969 एंड 1980 और उसके अलावा 1955, और उसके अलावा अगर हम बात करें आरबीआई की तो आरबीआई को अलग कर देंगे, लेकिन जो अपना एसबीआई है 1955 में, जिसे नेशनलाइज करके एसबीआई बना दिया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कन्वर्ट करके, उसको भी हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक में रखेंगे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से, पब्लिक सेक्टर बैंक में रखेंगे। प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से, प्राइवेट सेक्टर बैंक वो वाले बैंक जिसमें गवर्नमेंट का ज्यादा स्टेक नहीं है, ज्यादा स्टेक किसका है, प्राइवेट सेक्टर के लोगों का है, प्राइवेट सेक्टर के लोग उसे रन कर रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स वो वाले बैंक हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंडर रजिस्टर्ड हैं। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव बैंक्स कैसे काम करते हैं, यहाँ पे एक इनका बंदा होता है जो उसके बिहाफ पे, जो उनके बिहाफ पे, सभी पूरी सोसाइटी के बिहाफ पे खुद काम करता है, चाहे वो एग्रीकल्चर का काम हो, चाहे वो इंडस्ट्री का काम हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर का काम हो, खुद सारे काम करता है, खुद प्रमोट करने का काम करता है, हर एक काम खुद करता है ऑन द बिहाफ ऑफ होल सोसाइटी। क्लियर है, चलिए जी, ये हाँ जी सर, जो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में जैसे मेजर हिस्सा गवर्नमेंट का है, तो सर उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा प्राइवेट का भी होता है, किसमें, पब्लिक में, हाँ पब्लिक बैंक में। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो प्राइवेट सेक्टर में भी इतना है, 51 तो गवर्नमेंट का होगा।
मेजोरिटी होगी ना गवर्नमेंट की तो पब्लिक हो गया, बात खत्म। इसके बाद चाहे कितना भी हो, इसके बाद चाहे 49 का 49% प्राइवेट सेक्टर एक्वायर करे, डजेंट मैटर, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। ओके सर, ऐसा ही प्राइवेट सेक्टर बैंक में? ऐसा ही, हाँ ऐसा ही प्राइवेट सेक्टर बैंक में, ऐसा ही प्राइवेट सेक्टर बैंक में 49% गवर्नमेंट का होगा और बाकी 51% जो है वो किसका हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक की। इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं वो कैसे हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, लिखा भी हुआ है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैंक्स इज कॉमर्शियल बैंक्स हैं। Commercial bank are the most important constituents of banking system. These are the bank which do banking business to earn profit. क्या करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। इंडस्ट्रियल बैंक्स कौन से हैं, इंडस्ट्रियल बैंक्स वो वाले बैंक्स हैं जो लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म के लोन्स को प्रोवाइड करवाते हैं। क्यों प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट कर सके। एग्रीकल्चर बैंक कौन से बैंक है, एग्रीकल्चर के बैंक वो वाले बैंक है जो लोन देने का काम करते हैं लोगों को, फार्मर्स को, एग्रीकल्चरिस्ट को। कौन से लोन, शॉर्ट टर्म के लोन्स या फिर लॉन्ग टर्म के लोन्स एग्रीकल्चरिस्ट को देने के काम करते हैं, उसे कहते हैं एग्रीकल्चरल बैंक। सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, जिसमें कि बीज को खरीदना, फर्टिलाइजर्स को खरीदना, कोई मशीन खरीदनी है वो खरीदना, किसी की पेमेंट करनी है वो करना। फिर है सेविंग बैंक। सेविंग बैंक कौन से हैं, जो सेविंग करवाने का काम करते हैं। जैसे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या काम किया था, हमने इंक्लूजन में पढ़ा, एक ना गाड़ी चला दी, एक वैन चला दी। वो वैन क्या करती है, गांव गांव में जाती है, हर गांव गांव में जाती है और गांव गांव में जाके लोगों को कहती है लाओ 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 तुम्हारा पैसा हमारे पास जमा कर दो। हर थोड़े थोड़े दिन बाद जाती है लोगों की, जिन ऐसे ये काम उन सेक्टर्स में किया गया, उन गांवों में किया गया जिन गांवों के आसपास, काफी दूर आसपास भी वो नहीं है, बैंक्स है नहीं, तो उनके पास एक मोबाइल बैंक बना के भेज दिया और मोबाइल बैंक के चक्कर में लोगों ने अपना जो पैसा है यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब निकलवाना भी होता है तो उनको जब भी वो आते हैं तो उनसे कुछ एक अमाउंट जो है वो निकलवा लेते हैं विद इंटरेस्ट। ठीक है जी, चलिएगा। फिर है इंडिजिनियस बैंक। अभी इंडिजिनियस बैंक्स जो हैं कौन से हैं, वो हैं नॉन रेगुलेटर। कौन से हैं, नॉन रेगुलेटर। अभी तक जो हमने बात करी वो कौन से हैं, रेगुलेटर, जिनके ऊपर कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी है। और इन बैंक्स के ऊपर रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, आरबीआई है। लेकिन अब जो बात करें इंडिजिनियस बैंकर्स की, वो कौन से होंगे, नॉन रेगुलेटर होंगे, इनके ऊपर कोई नहीं है। जैसे कि महाजन्स हो गए, रूरल मनी लेंडर्स हो गए, ठीक है, ज्वेलर्स हो गए। ये लोग कौन हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं जो हाई रेट पे, हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हैं रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग कौन सी है, अगर आप किसी इंडिविजुअल पर्सन पर, हर एक इंडिविजुअल पर फोकस करते हो, उसे कहते हैं रिटेल बैंकिंग। फिर बात करते हैं आरआरबी की। आरआरबी कब सेटअप किया गया था, 2 अक्टूबर 1975 को गांधी जयंती वाले दिन सेटअप किया गया था। और यहाँ पे एक कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था, जिसका नाम था क्या, एम नरसिम्हम कमेटी। क्या नाम था, नरसिम्हम कमेटी, जिसने रिकमेंड किया था आरआरबी को। आरआरबी, इसके बाद क्या किया गया था, यहाँ पे 5 आरआरबी को सेटअप किया गया था। 2 अक्टूबर 1975 को 5 आरआरबी सेटअप किया गया था, जिसमें से कि एक हरियाणा में भी था। ठीक है, 5 आरआरबी है, अलग अलग जगह पे था। कुछ स्पॉन्सर बैंक थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये भिवानी वाला था, ये रहा ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय, हरियाणा क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक हरियाणा में था, भिवानी में, हरियाणा में। एक इधर जयपुर वगैरह का, गोरखपुर यूपी वगैरह में। ठीक है, तो जनरली ये सारे बैंक्स थे, आपको देखने पड़ेंगे, नाम याद करने की नीड नहीं है अपने को। इसके बाद बात करें तो सबसे मेन जो क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है, सबसे मेन क्वेश्चन यहां से बनता है और काफी बार आया हुआ है। आरआरबी में अगर बात करी जाए तो आरबीआई में किस सेक्टर का कितना ज्यादा स्टेक होता है। तो अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक रहेगा 50%, स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा 15% और स्पॉन्सर बैंक का रहेगा 35%। देखो सेंट्रल बैंक का तो याद, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो याद रह जाता है, बात आती है, कंफ्यूजन होती है इसमें, स्पॉन्सर में और स्टेट में। तो याद रखना है, स्पॉन्सर बैंक का ज्यादा हिस्सा रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट का कम हिस्सा रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि ओबीसी अपने पहले दे चुकी है, तो सेंट्रल का 50, स्पॉन्सर का 35 और स्टेट गवर्नमेंट का कितना, 15%। क्लियर है जी, हाँ जी, इतना क्लियर है। अब आओ कुछ लोकल बैंक्स थे। लोकल बैंक्स कौन कौन से थे, हाँ जी याद किया था हमने, कोई ट्रिक बता सकते हैं इसकी। यस, कोस्टल लोकल एरिया बैंक। हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ, इतना एक्साइटमेंट। अपनी गर्लफ्रेंड सुभद्रा के साथ। अरे 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 अरे, हमने तो बात ही नहीं करी थी कि गर्लफ्रेंड है उसकी, हमने कहा था कृष्णा सुभद्रा के साथ, हमने तो अरे
हाँ चलो बोलो बोलो। कृष्णा नीचे जो थर्ड है सुभद्रा के साथ, सुभद्रा के साथ, गर्लफ्रेंड सुभद्रा के साथ। हाँ पोस्टर फर्स्ट वाले पे घूमने गया। कोस्टल कोस्टल एरिया बैंक में, कोस्टल लोकल एरिया में कहा गया था? घूमने गया था। तो 3 लोकल एरिया बैंक हमने याद करे थे। हाँ जी, इसके अलावा एक और बैंक था जो बंद हो गया बेचारा, प्लीज बताओ मुझे, प्लीज बताओ। ये नहीं याद होगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, सोचो सोचो सोचो। अच्छा पहले इन तीनों को लिखो और हाँ क्या कह रहे हो? सर बताओ ना। नहीं नहीं, ये 3 तो लिखो, ये 3 तो लिखो। ये 3 लिखो, जल्दी से लिखो और इनकी ट्रिक याद करो। और उसके बाद सोचो थोड़ा सा कि कौन सा था, एक बड़ा बड़ा नॉर्मल सा था, बड़ा छोटा सा था। भारतीय महिला बैंक। ना ना, चलो मैं एक वो देता हूं, हिंट देता हूं। अकाउंट्स में जब हम लोग, बिजनेस में जब हम लोग पैसा लगाते हैं, उस पैसे को क्या कहते हैं? बिजनेस खोलने के लिए जो पैसा लगाते हैं उस पैसे को क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल लोकल एरिया बैंक। कौन सा था? कैपिटल लोकल एरिया बैंक। तो कौन कौन से हैं? कोस्टल, कृष्णा और सुभद्रा। कृष्णा सुभद्रा के साथ कोस्टल एरिया में घूमने गए, क्या लेके? पैसा लेके। तो पैसा तो हो गया खत्म, जब पैसा खत्म हो गया तो कैपिटल लोकल एरिया बैंक तो खत्म हो गया, बचे कौन? ये 3 बैंक बचे। याद रहेगा? अब तो नहीं बोलोगे चौथा बैंक, क्योंकि ये बैंक पूछा जाएगा। अब नहीं भूलोगे, अब पैसा तो खत्म होगा ना, अब पैसा खत्म हो गया तो बैंक भी खत्म हो गया, अब बैंक नहीं भूलना चाहिए आपको। ठीक है जी, बढ़े आगे। आओ 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 जी। कॉमर्शियल बैंक के कुछ फंक्शंस हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, हमें पता है जी, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को। ओके, कौन कौन से? फिक्स्ड डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट अकाउंट। ओके, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कौन सा अकाउंट? जहां पे हम लोग हर एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, मतलब आप गए, आपने कहा जी मेरे 6,000 रुपए 15 सालों के लिए एफडी कर दो, आपको मिल गया वहां पे 6% का इंटरेस्ट, मजा आ गया। ठीक है जी। करंट डिपॉजिट अकाउंट कौन सा होगा? करंट डिपॉजिट अकाउंट जनरली जो यूज करते हैं वो कौन यूज करते हैं? बिजनेसमैन यूज करते हैं। हाँ, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन करंट डिपॉजिट अकाउंट पे आपको कोई भी किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं मिलता। यहां पर अगर हम बात करें नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स की, तो सेविंग अकाउंट में आपको क्या है, कुछ लिमिट होती है कि आप इतनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, लेकिन करंट अकाउंट में कोई भी लिमिट नहीं होती कि आप कितनी मर्जी ट्रांजैक्शन करते रहो। ठीक है जी। जैसे सेविंग अकाउंट में एक लिमिट है कि आप 50,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बात करें सेविंग अकाउंट में, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में कौन क्या होगा? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में नॉर्मल है कि आपका जो भी पैसा है, स्मॉल स्मॉल सेविंग्स है, वो जाके आप वहां पे अपना डिपॉजिट कर दोगे। ठीक है, और उस पर आपको क्या मिलेगा? एक इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, थोड़ा कम होगा, एफडी से कम होगा, लेकिन इंटरेस्ट मिलेगा। चौथा है कौन सा? रिकरिंग डिपॉजिट। यहाँ पे क्या होगा? आपको आपने मान लो ये कह दिया कि मुझे ना 10,000 की आरडी करवानी है, तो 10,000 की आरडी आपने फर्स्ट मंथ 1,000 दे दिया, सेकंड मंथ फिर 1,000 दे दिया, थर्ड मंथ फिर 1,000, फिर चौथे मंथ फिर 1,000, इस तरह 10 मंथ तक आप 1,000 देते रहे और टोटल मिला के 10,000 हो गया। यहां से आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जब 10,000 हो जाएंगे पूरे, तो आपकी एक प्रॉपर एक आरडी बन जाएगी, जिसे हम कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आप कुछ मंथ बाद आप कुछ ना कुछ पैसा उसमें डालते रहते हो। जिस दिन इसका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होगा, आप वहां से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, और इसी को कहते हैं NDTL, नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी। क्लियर है जी? चलिए, फिर एडवांसिंग लोन देने का काम करते हैं मनी एट कॉल। जब आपने कॉल कर दिया उसे कहते हैं कॉल मनी। शॉर्ट टर्म का पीरियड, शॉर्ट पीरियड का ये इंस्ट्रूमेंट है, जो कि शॉर्ट पीरियड का बोले तो 1 से लेके 14 दिन का, 15 दिन का नहीं, 1 से लेके 14 दिन का। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। किसको करवाते हैं? जनरली होता है ये जो करंट अकाउंट वाले बंदे होते हैं, बोलते बिजनेसमैन को, जिनका अच्छा खासा पैसा होता है उसमें, और कोई ट्रांजैक्शन करते वक्त अगर आपका स्मॉल अमाउंट की वजह से वो ट्रांजैक्शन रुकती है, जैसे 3 लाख की ट्रांजैक्शन करनी थी लेकिन आपके अकाउंट में सिर्फ 2,90,000 है, और आपकी अच्छी खासी ट्रांजैक्शंस होती रहती है बैंक के थ्रू, तो बैंक आपको 10,000 की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देगा। बोलते 10,000 अपनी तरफ से एड ऑन करके 3 लाख की ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट करेगा, और 10,000 आपसे विद इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा।
मतलब आपकी बेइज्जती नहीं होने देता, कुल मिला के बात ये है। फिर है कैश क्रेडिट, क्रेडिट लोन देने का काम करता है, जो भी बिल्स होते हैं उनको डिस्काउंट करवाने का काम करता है। क्रेडिट करता है किसको, गवर्नमेंट को। हाँ जी, क्रेडिट टू गवर्नमेंट, कौन सी सिक्योरिटीज आएंगी यहाँ पे बता सकते हैं मुझे? हाँ जी, क्रेडिट टू गवर्नमेंट कौन सी सिक्योरिटी? So, equity, preference, debt या bond? टी बिल। Sorry. मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, महसूस तो क्या पता ही लग गया, तुम बंदलाई फिरे हो, तुम्हें रिवीजन करवानी बहुत जरूरी है। चलिए अंकल बहुत टाइम से बैंकिंग हुआ नहीं है। हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आओ, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट को क्रिएट करने का काम करता है। अगर हम देखें हमारे पास दो तरह के बैंक्स होते हैं, मैंने ये एक स्लाइड छुड़वा दी थी वहां पे, ये वाली। हाँ जी, सेंट्रल बैंक क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है, कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करता है। बैंकिंग, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर लगता है बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 और उसको कन्वर्ट कर दिया गया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। और उसके बाद सेंट्रल बैंक पे कौन सा एक्ट लगता है, 1934 वाला आरबीआई एक्ट 1934 वाला। अच्छा एक चीज और रह गई थी, ये वाला आरबीआई एक्ट। हाँ आरबीआई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोर्ड इज रिलेटिंग टू बैंकिंग ऑफ इंडिया, आरबीआई है, आईबीए है, एनआईबी है। मैं ये देख लेना, कुछ खास था नहीं इसमें। अच्छा इसके अलावा वापस आओ। हाँ जी, चेक सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ फंड्स करवाने का काम करता है, बोले तो चेक के थ्रू आपकी पेमेंट करवाने का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा सेकेंडरी फंक्शन कौन से हैं, एजेंसी फंक्शन, जहां पे बैंक आपका एजेंट बन के काम करेगा। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट, किसी से कलेक्ट करना है पैसा, आपका एजेंट बन के किसी और से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, आपने कह दिया कि अगर कोई शेयर है वो अभी 170 पे चल रहा है, अगर 172 पे आ जाए तो मेरे नाम पे आप क्या कर लेना, उसे सेल कर देना। तो परचेज और सेल का काम करते हैं। ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर का काम करता है कि अगर कल को कोई मान लो आपसे आपकी प्रॉपर्टी आपने सेल करनी है या आपने किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, तो आपके नाम का वो एक तरीके का ट्रस्टी बन जाएगा, आपके बिहाफ पे वो सारे काम कर देगा। रेमिटेंस ऑफ मनी बैंक्स ऑल्सो रेमिट मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अगर आप कहीं और, मान लो आप रहते हो यूके में, ठीक है, और यूके से आप पैसा लाना चाहते हो इंडिया में, तो आपका बैंक यूके से पैसा रेमिट करवा सकता है इंडिया में, ठीक है जी, आपके बिहाफ पे। रिप्रेजेंटेशन एंड कोरेस्पोंडेंस, आपको रिप्रेजेंट करेगा। कल को मान लो आप पे कोई केस चल पड़ा तो आपका बैंक आपका रिप्रेजेंटेटिव बनेगा कि हाँ जी हमारे बैंक का ये क्लाइंट है, हमारे बैंक में इसकी अच्छी खासी ट्रांजेक्शन्स हैं, ये ऐसा बंदा है, ये वैसा बंदा है, जो भी आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। फिर बुलियन ट्रेडिंग में भी यहाँ पे इसका हाथ होता है कि अगर आप मान लो कमोडिटी मार्केट में, गोल्ड एंड सिल्वर वाली मार्केट में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो वहां पे भी आपकी हेल्प करेगा। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में क्या होगा, लोकर फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराता है आपको। और अगर लोकर फैसिलिटी में आपके साथ कोई घपला हो जाता है, मतलब इसमें ये था, पहले क्या होता था, लोकर फैसिलिटी अगर लोकर आपको प्रोवाइड कराया गया है तो आपकी पूरी पूरी जिम्मेवारी है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हुए जहां पे आरबीआई ने एक डिसीजन लिया कि अगर बैंक के लोकर में आप कोई सामान रखते हो तो ये बैंक की जिम्मेवारी है कि आपके सामान का खास ध्यान रखे। और अगर किसी वजह से कोई चोरी होती है, आग लगती है, कुछ भी जिससे क्लाइंट का कोई नुकसान होता है इस लोकर में रखे सामान का, तो उस सामान का 100% आपको देना होगा, आपको कस्टमर को देना होगा। किसको, बैंक को। बैंक देगा किसको, अपने कस्टमर को 100%, ठीक है। चलिए जी, फिर है एक्टिंग एज ए रेफरी, आपके हिसाब से आपके तरफ से रेफरी का काम करेगा, बोल तो आपको रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। आपसे आपको मान लो किसी से पेमेंट लेनी है तो आपके हिसाब से आपके बिहाफ पे वो सारे काम करेगा। इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी की हमने बात करी थी, बिजनेस फाइनेंस में एलसी काम करवाने का काम करेगा। हाँ जी, इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट किया था, एलसी हमने बात करी थी, वो प्रॉपर प्रोसेस किया था कि अगर दूसरी कंट्री से आपने कोई सामान मंगवाना है अपनी कंट्री में तो आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, यहाँ वाले बैंक को सब कुछ देना होगा, ठीक है जी। एक्टिंग एज अंडरराइटर का काम करता है कि आपने कुछ शेयर्स इशू करें और उन शेयर्स को कोई अगर नहीं खरीदता है, अगर कोई नहीं खरीदता है तो बैंक कहता है कोई बात नहीं, मैं आपका अंडरराइटर बनूंगा, मैं आपके क्या करूंगा, शेयर सारे के सारे एक्वायर कर लूंगा। एक्टिंग एज इंफॉर्मेशन बैंक बनता है,
आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए किसी और पर्सन के बारे में, तो आप जान सकते हैं कि उस पर्सन का बैंक अकाउंट कैसा है, वो पर्सन डील कैसे करता है, ये सारी की सारी चीजें आप जान सकते हैं बड़े इजी तरीके से। ठीक है जी, तो इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन बैंक। फिर है इशूइंग ऑफ ट्रेवल्स चेक। हाँ जी, एक्टिंग एज अंडरराइटर हो गया। एक्टिंग एज इंफॉर्मेशन बैंक, आपको अगर किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन निकलवानी है, ठीक है, तो आपका बैंक क्या करेगा, इंफॉर्मेशन आपको लाके दे देगा। ट्रेवल्स चेक कोई है इशू करना हो तो आपको ट्रेवल्स चेक इशू करके देगा। डीलिंग इन, अच्छा ट्रेवल चेक से ना मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, वो याद है इशिका, पेरिस गए थे तुम घूमने, तुमको पेरिस, हाँ गए थे घूमने और तुम्हारे साथ पंगा हो गया था, तुम्हारे सारे के सारे पैसे लूट लिए थे किसी ने, है ना, तो हमने कहा था कि आप ट्रेवल चेक बनवा के जाओ। फिर डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं। ओके, कुछ डेवलपमेंट फंक्शन भी है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, जो भी सेविंग है उसको मोबिलाइज करने का काम करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाने का काम करता है, जैसे मैंने अभी वो गाड़ी वाला एग्जांपल दिया। प्रोवाइडिंग लोन टू व्हीकल सेक्शन, जो व्हीकल सेक्शन है जैसे कि एग्रीकल्चरिस्ट हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर हैं, उन सभी लोगों को प्रोवाइड करता है क्या, लोन। उसके अलावा असिस्टेंस करता है किसकी, कैपिटल मार्केट की, कि कैपिटल मार्केट भी एक ऐसी चीज है, उसमें आप इन्वेस्ट करो, उसमें आप कैसे कैसे काम कर सकते हो, तो उसमें बैंक्स जो है वो हेल्प करते हैं और उसके साथ सेबी भी हेल्प करता है। इंटरनेट बैंकिंग की सब सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी जाती है और राउंड द क्लॉक बैंकिंग, ये तो सबसे मेजर है, 24x आपका काम चलता है, 24/7 काम चलता रहता है। कुछ मॉडर्न सर्विसेज हैं, सीबीएस सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन है। आप क्या है, आप अगर मान लो जयपुर में है तो जयपुर में आप पैसा निकलवाओ तो सेम ट्रांजैक्शन जो है आपको हर कहीं भी इंडिया के किसी कोने में चले जाओ, वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाओ, तो आपका उस अकाउंट में उतना ही पैसा मिलेगा जितना आप पैसा निकलवा चुके हो। जितना पेंडिंग जयपुर वाले अकाउंट से निकलवाए हुए है उतना ही पैसा कहीं से भी निकलवाओगे तो उस स्टेटमेंट में वही वाली चीज मिलेगी। मान लो 50,000 था, 30 निकलवा लिए, 20 रह गए तो 20 हर जगह पे 20 ही शो करेगा। ऐसा नहीं है कि यहां से आपने 30 निकलवा लिए वहां से जाके फिर से 30 निकलवा लो, ऐसा नहीं हो सकता। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। ऑनलाइन टैक्स पेमेंट की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग की सर्विसेज, ऑनलाइन शॉपिंग, रिटेल इंटरनेट बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज, ई मनी इंडिया, रेलवे की रिजर्वेशन, डिपॉजिटरी सर्विस, ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। फिर हमने ईएफटी पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की बात करी थी, इन दोनों को मर्ज करवा के हमने कहा था नाच बना दिया था। ठीक है, ऑनलाइन बिल पेमेंट, ऑनलाइन एयर टिकट है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करवाने का, कस्टमर केयर की फैसिलिटी है, आरटीजीएस है, आरटीजीएस और नेफ्ट हमने पढ़ा था। ये सारी की सारी सर्विसेज जो है वो बैंक से प्रोवाइड करवाते हैं। सर, हाँ जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो। सर जो भी हमने पढ़े वो सिर्फ कमर्शियल बैंक के फंक्शंस थे ना? हमारे इंडिया में सारे के सारे बैंक कमर्शियल बैंक हैं, जैसे हाँ, ये कमर्शियल हैं कमर्शियल बैंक के, ये सारे। सर इनसे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा वो कि प्राइमरी फंक्शन कौन सा है, या वैसे जो क्वेश्चन मैंने आज तक देखे हैं वो मेनली देखे हैं एजेंसी फंक्शन वाले। एजेंसी वाले थे ना ये एजेंसी फंक्शंस वाले, एजेंसन या जनरल यूटिलिटी के, तो इन दोनों में कंफ्यूज करता है वो कई बार कि जनरल यूटिलिटी फंक्शंस कौन से हैं और एजेंसी फंक्शन कौन से हैं। जहां पे आपके एजेंट बन के काम करे वो है एजेंसी फंक्शन, जहां पे जो नॉर्मल काम है वो है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आरबीआई की तरफ। आरबीआई कौन? आरबीआई जी पापा है किसका? बैंक्स का। ओके जी, आरबीआई पापा है बैंक्स का। आरबीआई के ऊपर एक एक्ट लगता है जिसे कहते हैं आरबीआई एक्ट 1934। 34 ठीक है जी। 35 से इसने काम करना शुरू किया था। इसने आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक की भूमिका इसने बर्मा की भी निभाई थी और साथ ही साथ पाकिस्तान की भी निभाई थी। ओके, आया कब? 1935 में इसने काम करना शुरू किया, बट इस पे एक्ट लगता है 1934। पहले ये स्टैब्लिश था कहां पे? कलकत्ता में, और इसको परमानेंटली मूव कर दिया गया था 1937 में। कहां पर? मुंबई में। ओके, और उसके ओरिजिनली जो पहले अगर बात करें तो ये कैसा बैंक था कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक था, लेकिन इसको बाद में नेशनलाइज सेक्टर बना दिया गया था। जो 100 रुपए का शेयर था वो 106 में बेचकर इसे क्या कर दिया गया था? पब्लिक सेक्टर का बैंक बना दिया गया था 1949 में। हाँ जी,
1949 में क्या किया गया, इसको नेशनलाइज कर दिया गया। ओके, आगे बात करें इसके प्रेम्बल की। अच्छा, मेन है यहां से 21 मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, 21 मेंबर्स हैं इसमें। कितने हैं? 21 मेंबर्स हैं इसके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। कौन कौन से हैं? एक तो है गवर्नर। अच्छा जी, गवर्नर कौन है आज के टाइम पे? गवर्नर कौन है? डॉक्टर शक्तिकांत दास हैं। ओके जी। 4 डेप्यूटी गवर्नर आते हैं, दो ऐसे ऑफिसर आते हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री अपॉइंट करती है, 10 ऐसे मेंबर्स आते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, और 4 लोकल बोर्ड के गवर्नर्स आते हैं। हाँ जी, 4 लोकल बोर्ड के गवर्नर्स। लोकल एरिया बैंक वाले, वो कुछ याद आ रहे हैं? लोकल, लेकिन वो अलग है, ये अलग है। लोकल बोर्ड अलग है, लोकल एरिया बैंक अलग है। अच्छा, एक क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन आपसे, लोकल एरिया बैंक जो थे वो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं या नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नॉन शेड्यूल बैंक है। मैंने तो ऑप्शन ही 2 दिए थे, रेगुलेटरी नॉन रेगुलेटरी दिया ही नहीं। शेड्यूल या नॉन शेड्यूल, तो नॉन शेड्यूल बैंक है। ठीक है जी, चलिएगा। इसके बाद बात करें आरबीआई के कुछ फंक्शन है, कुछ ट्रेडिशन फंक्शन है, कुछ डेवलपमेंट फंक्शन है। देखो, डेवलपमेंट में जहां बात आए तो वहां पे क्या होगा, जब डेवलपमेंट की बारी आएगी, डेवलपमेंट बोले तो जब इंडिया की डेवलपमेंट की बारी, इकोनॉमी की डेवलपमेंट की बारी आई, तो वहां पे आ जाता है डेवलपमेंट फंक्शन। जैसे अभी हम लोग कमर्शियल बैंक के फंक्शन पढ़े, तो वहां पे भी था ना एक डेवलपमेंट फंक्शन। तो जब डेवलपमेंट की बारी आ जाए तो वहां पे इकोनॉमी के डेवलपमेंट, इंडिया के डेवलपमेंट की बात करते हैं। ट्रेडिशन फंक्शन में कौन कौन से? सेंट्रल बैंक का फंक्शन, जनरल बैंकिंग फंक्शन, प्रोवेटरी फंक्शन। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या है? इशू करता है पेपर करेंसी, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000। अच्छा, लेकिन इसमें अगर हम बात करें 1 रुपए के सिक्के की, तो 1 रुपए के सिक्के की, 1 रुपए के नोट की, तो वो किसके अंडर आते हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, वो छापती है। अच्छा, मिनिमम रिजर्व, अभी मैं परसों बता रहा था ना आपको, वो जो एक मैडम वाला केस है, वो कह रही थी भी नोट्स के ऊपर जो है वो एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, तो मैंने उसको ये वाला केस समझाया था कि जी मिनिमम क्या है। हाँ जी, इशू कर, हाँ ये वाला मैं बता रहा था आपको। मिनिमम रिजर्व मेंटेन्ड कितना? 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड में एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, जिसमें कि 115 करोड़ का कितना क्या होना चाहिए? गोल्ड होना चाहिए। ये मैं आपको कल परसों की जो क्लास थी उसमें आपको बता रहा था। रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट को रेगुलेट करने का काम कौन करवाता है? आरबीआई करवाता है। ओके, बैंकर्स का बैंक, बैंक का बाप है, बैंक्स का पापा है आरबीआई। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक है। क्यों है? क्योंकि ये ट्रेजरी बिल्स जो है वो इशू करता है। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल है, फॉरेन एक्सचेंज का रेगुलेशन है। किस रेट पे होगा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो किस रेट पे होगा, इंडिया की करेंसी क्या रेट होगी उस पर डिसाइड करता है, क्योंकि ये मनी एंड सप्लाई पे काम करती है। और जहां पे अगर ज्यादा दिक्कत आए तो वहां पे आरबीआई कूद पड़ता है, तो वहां पे उसको जाके चीज सेट कर देते हैं। कुछ जनरल बैंकिंग फंक्शन है, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को, लेकिन किसी भी प्राइवेट पर्सन से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। गवर्नमेंट से करेगा, साथ ही साथ किसी और बैंक से करेगा, लेकिन प्राइवेट पर्सन से नहीं करता था। अब करने लग गया है। अब इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जहां पे आरबीआई खुद पब्लिक से, मतलब जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनसे भी पैसा ले सकता है। ठीक है, बिल्स को डिस्काउंट करवाने का काम यहाँ पे किया जाता है। एडवांस लोन देने का काम करता है। किसको? गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर दूसरे बैंक्स को। डील करता है फॉरेन सिक्योरिटीज में। डील किस में करता है? फॉरेन सिक्योरिटीज में करता है। डील इन कॉस्टली मेटल्स में डील करता है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कमोडिटी मार्केट में डील करता है। उसके अलावा डील इन विद अदर कंट्रीज बैंक, दूसरी कंट्रीज के बैंक के साथ करता है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है किसका? आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। हाँ जी, फंक्शंस में तीसरा फंक्शन है कौन सा? प्रोबेटरी। कैसे कैसे क्या क्या होता है? जो बैंक्स हैं कैन नॉट पार्टिसिपेट किसमें? ट्रेड में, कॉमर्स में और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। आरबीआई कैन नॉट परचेज, खुद के शेयर परचेज नहीं कर सकता है। कैन नॉट गिव एनी लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कोई लोन नहीं दे सकता, मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में देगा। आरबीआई कैन नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन इट्स डिपॉजिट, आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट पे कभी भी डिपॉजिट नहीं देगा, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट नहीं देगा। और आरबीआई कैन नॉट एडवांस लोन विदाउट सिक्योरिटी, लोन देगा लेकिन विदाउट सिक्योरिटी नहीं देगा। लेकिन सिक्योरिटी भी कैसी होनी चाहिए? मूवेबल होनी चाहिए, इमूवेबल नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, आरबीआई के फंक्शंस क्या समझ में आ गए? फंक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है? ट्रेडिशनल फंक्शंस में
नो सर। नहीं। अब बात करते हैं डेवलपमेंट फंक्शंस की। डेवलपमेंट फंक्शंस में प्रमोट करता है एग्रीकल्चरल फाइनेंस को, ओके। प्रमोट करता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस को। इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए इसने आईडीबीआई है, आईएफसीआई है, एसएफसी है, ये बनाए हुए हैं। एग्रीकल्चरल फाइनेंस के लिए इसने एक बैंक बनाया है, अपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर। बता सकते हैं मुझे कोई, कौन सा है? अपेक्स बैंक फॉर नाबार्ड। नाबार्ड, वेरी गुड। उसके बाद बात करते हैं प्रमोशन फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के लिए कौन सा बैंक बनाया गया है आरबीआई के द्वारा? एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। फिर है फ्रेमिंग मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करने का काम करता है कुछ। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या काम होगा? पहली बात तो कमेटी क्यों बनी गई थी ये? क्योंकि गवर्नमेंट में और आरबीआई के गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा क्लैश हो रहा था, उनकी दोनों की बातें अलग अलग हो रही थी। तो इन्होंने क्या कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम एक कमेटी बनाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी अब ना तो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई बनाएगी, और अगर आरबीआई बनाएगी तो उसमें गवर्नमेंट ज्यादा नुक्स नहीं निकालेगी, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का बंदा बिठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी बना दी गई थी, मॉनेटरी पॉलिसी होगी क्या? एक ऐसी पॉलिसी होगी जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जिनके थ्रू हम लोग मनी का क्रिएशन करेंगे, ठीक है। उनको कंट्रोल करेंगे, क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम यहाँ पे हम लोग करेंगे। कॉम्पोजिशन में क्या है? 6 मेंबर्स की कमेटी होगी, एमपीसी जिसे कहा जाएगा। होगा कहां? सेंट्रल बैंक। एज पर द कैसे होगा? सेक्शन 45ZB, ये सेक्शन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया एग्जाम में। सेक्शन 45ZB किसमें? आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग ये बनाई गई थे कमेटी, ओके। बहुत सारी इसमें चीजें आएंगी अलग अलग, ठीक है। अच्छा, एमपीडी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है, जो असिस्ट करेगी, किसको असिस्ट करेगी? एमपीसी को, बोले तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को असिस्ट करेगी। एफएमओडी फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ये क्या करेगा? ऑपरेशनलाइज करेगा, बोले तो काम कैसे करना है वो बताएगा। फिर फाइनेंशियल मार्केट कमेटी जो है वो क्या करेगी? जो लिक्विडिटी कंडीशन है उनका रिव्यू करेगी डे टू डे, ठीक है। इस तरह से सारा काम करेगी। और ये जो कमेटी बनाई गई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो कब बनाई गई थी? 2016 में बनाई गई थी। डेट हो जाती है याद तो अच्छी बात है, नहीं होती तो कोई बात नहीं है, ईयर याद होना चाहिए, 2016 में बनाई गई थी। सजेशन वैसे तो बहुत टाइम से उठ रहे थे, जब वाई वी रेड्डी कमेटी थी 2002 में, उस टाइम से उठते आ रहे थे। 2009 में भी उर्जित पटेल ने उठाया 2009 में रघुराम रंजन ने उठाया, और 2013 में जाके उर्जित पटेल ने उठाया, और उसके बाद 2016 में ये कमेटी बनाई गई थी, ठीक है जी। उसके बाद आओ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वही सेक्शन 45ZB के अंडर आती है, एमपीटी वगैरह बात करी गई है। मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? कुछ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स हैं, जैसे कि बैंक रेट पॉलिसी है। बैंक रेट पॉलिसी कौन सी पॉलिसी है? वो रेट जिसपे सेंट्रल बैंक किसी भी कॉमर्शियल बैंक को पैसा देने का काम करेगा, उस रेट को कहते हैं बैंक रेट। क्लियर है? फिर है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा? गवर्नमेंट जो है वो अपनी सिक्योरिटीज को सेल करवाने का काम करेगी आरबीआई के थ्रू। बाइंग और सेलिंग होगा किसका? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का। कहां पे? ओपन मार्केट में, ठीक है जी। फिर है सीआरआर, एसएलआर। इन दोनों की बात करें तो सीआरआर क्या होगा? सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या हुआ? कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ पैसा है, मतलब कुछ पैसा इन द सेंस की कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा बैंक अपना आरबीआई के पास रखेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। और एसएलआर का मतलब होता है कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा बैंक खुद के पास रखेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और इन द फॉर्म ऑफ अदर सिक्योरिटीज। लेकिन ये सिक्योरिटीज कैसी होंगी? अप्रूव्ड के अनअप्रूव्ड? अप्रूव्ड या अनअप्रूव्ड? अप्रूव्ड सिक्योरिटी होंगी। एसएलआर का पैसा कैसा होगा? कहां किस किस फॉर्म में रखेगा? कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, और अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में रख सकता है कौन? बैंक रख सकता है। फिर है रेपो एंड रिवर्स रेपो। रेपो रेट कौन सा रेट होगा? वो रेट होगा जहां पे जिस रेट पे जो आरबीआई है वो क्या करेगा, इसको
एक सेकेंड, वो रेट होगा जहां पे मतलब डीलिंग होगी बैंक्स के थ्रू। बोले तो आरबीआई जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए किसको देगा, कमर्शियल बैंक को देगा। अच्छा, रिवर्स रेपो क्या होगा, रिवर्स रेपो वो वाला रेट होगा जिस रेट पे एक कमर्शियल बैंक आरबीआई को प्रॉमिस करके जाएगा कि मैं आने वाले टाइम में इस रेट पे आपसे खरीदूंगा, आज ये वाला शेयर या ये वाली सिक्योरिटी मुझसे इस रेट पे लेके मुझे लोन दे दो। याद है, बताने की नीड तो नहीं है, या बताऊं रिवर्स रेपो? नो सर, नहीं, याद है सर। यस। और किसी को, प्रतिभा, शिवानी, इशिका, किसी और को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताओ, मैं रिवर्स रेपो बता दूंगा फिर से। जल्दी जल्दी बोलो। सुनाई नहीं दिया, चलो मैं बता ही देता हूँ, सुन लो, छोड़ो, बता देता हूँ, कोई बात नहीं। बैंक है, ये मान लो एसबीआई है, एसबीआई गया किसके पास, आरबीआई के पास, आरबीआई को जाके कहता प्लीज मुझे लोन दे दो। आरबीआई ने मांगा क्या इससे, सिक्योरिटी। इसने 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से आरबीआई को सिक्योरिटी दे दी। लेकिन आरबीआई ने क्या किया, अभी लोन नहीं दिया। आरबीआई ने कहा एक काम कर कि जब भी तू इसे वापस लेने आएगा, मतलब सिक्योरिटी अपनी वापस लेने आएगा, तो वो सिक्योरिटी मैं तुझे 110 रुपए में वापस दूंगा। और वो एसबीआई क्या करेगा, 110 रुपए के लिए प्रॉमिस करके जाएगा कि मैं इसे रीपरचेज करूंगा। क्या करूंगा, रीपरचेज करूंगा। तो रीपरचेज करने के लिए प्रॉमिस कर गया, तो आरबीआई क्या कर देगा, इसको लोन दे देगा। इस रेट को, इस ये जो 110 रुपए का रेट है, इसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सीलिंग रेट है, सीलिंग रेट क्या होगी, एक ऐसी लिमिट बना देंगे कि आप क्या है, इससे फालतू लोन किसी और को नहीं दे सकते। मार्जिन रिक्वायरमेंट, जिस सेक्टर में आपको ज्यादा ग्रोथ करनी है, ज्यादा डेवलपमेंट करनी है, वहां पे आप मार्जिन कम कर लेना। जिस सेक्टर में आपको ग्रोथ ज्यादा नहीं करनी है, उसमें ऑलरेडी है, उस सेक्टर का मार्जिन आपको बढ़ा देना। फिर है डीआईआर, डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, इसमें भी लगभग वही है। जिस सेक्टर में आपको करना है, वीकर सेक्शन में आपको क्रेडिट फ्लो ज्यादा करवाना है, तो वहां पे आप मार्जिन कम कर लो। दूसरे सेक्टर में नहीं करवाना, वहां मार्जिन ज्यादा कर लो। फिर ये तीनों सीक्वेंस में थे। सीक्वेंस में कैसे कैसे थे, किसी को अगर याद है तो बताओ। पहले डांटेगा कि धमकाएगा, कि पहले घूरेगा, पहले समझाएगा, क्या करेगा? सर पहले समझाएगा। पहले समझाएगा। समझाने को क्या कहते हैं, समझाने को क्या कहा जाता है? अंडरस्टैंडिंग। अरे अंडरस्टैंडिंग। मोरल सुएशन बोलेगा, पहले आराम से बोलेगा, डांटेगा नहीं, पहले बोलेगा। मोरल सुएशन कहेंगे। इन तीनों में से बोलो ना, अंडरस्टैंडिंग क्या, मोरल सुएशन। पहले बताएगा, मोरली ओरली बताएगा पहले कि हाँ भाई देख, ऐसे से नहीं, ऐसे कर ले। अगर मान गया तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा डरा के, थोड़ा डरा धमका के समझाएगा, डायरेक्टिव करेगा। और अगर फिर भी नहीं माना तो कहेगा चलो बाय बाय, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करते हैं। इसे कहते हैं डायरेक्ट एक्शन लेना। क्लियर है? यस बताइएगा, हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। हाँ जी, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम में मेन जो चीजें याद रखनी है वो रखनी है ये, क्या क्या। पहली बात तो सेक्शन 35A के अंडर इसे बनाया गया था। आया कब? 2017 में। 2017 में। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है क्या? एक ऐसी स्कीम है जहां पे बैंक्स के अगेंस्ट में आप कोई भी कंप्लेंट कर सकते हो अगर बैंक वाले जो है वो आपसे घपला करने की कोशिश करते हैं तो। ठीक है, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 में लाई गई थी, लेकिन इसमें अमेंडमेंट 2017 में करी गई थी। इसमें सीनियर ऑफिशियल्स यहां पर बैठे होंगे बहुत सारे। ठीक है, हाउ मेनी बैंकिंग ओम्बड्समैन, कितने बैंकिंग ओम्बड्समैन है? तो याद रखिएगा 20 बैंकिंग ओम्बड्समैन है यहां पर हमारे इंडिया में। ठीक है, किस पे एप्लीकेबल है, किस किस बैंक्स को यहाँ ये इसके अंडर जो है वो कवर करता है? तो सभी बैंक्स को, जैसे कि शेड्यूल बैंक है, नॉन शेड्यूल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है, या फिर इसके अलावा एनबीएफसीज हैं, वो सारे की सारी भी इसके अंडर कवर होने लगी है। फाइल कैसे फाइल करोगे आप? तो आपको बताया गया था कि आप क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे, बैंक जो बंदा आपसे आनाकानी कर रहा है उस वाले बंदे को पहले समझाओगे, उस वाले पहले बंदे को बोलोगे। अगर वो नहीं मानता है तो आप क्या करोगे, पहले बैंक के मैनेजर को बोलोगे। अगर बैंक का मैनेजर आपको 1 महीने के अंदर अंदर रिटर्न कंप्लेंट पे जवाब नहीं देता है तो आप क्या करोगे, यहां पर केस फाइल कर सकते हो, यहां पे एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। कैसे करोगे? ऑनलाइन कर सकते हो और हैंडमेड भी कर सकते हो। कोई एक क्या फॉर्मेट है? नहीं सर, कोई फॉर्मेट नहीं है, आप किसी भी तरीके से लिख के, नॉर्मल लिख के भी भेज सकते हो। ओके, अच्छा, क्या कैन ए कंप्लेंट टू बी फिल्ड बाय एन वन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव? यस,
कोई भी आपके बिहाफ पे जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ही करनी होगी। क्या इसके लिए कोई कॉस्ट होगी, कोई फी चार्ज होगा? नहीं, कोई भी फी चार्ज नहीं होगा, आप इजिली कर सकते हो। क्या कोई लिमिटेशन है? बिल्कुल हाँ, लिमिटेशन है 20 लाख तक की। जितना लॉस हुआ उस तक का, या फिर 20 लाख तक की जो है आपको उतना मिल जाएगा पैसा जब आप केस जीत जाओगे तब। अच्छा, क्या इसके अलावा कुछ और भी, क्या आपकी जो मेंटल हैरेसमेंट हुई है या फिर आपकी वैसे भी हैरेसमेंट हुई है तो आपको भगाया दौड़ाया बहुत गया, तो क्या उसके खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख की डिमांड कर सकते हो, इससे फालतू डिमांड नहीं कर सकते हो। अलग अलग तरह की चीजें हैं यहाँ पे, इन चीजों पे कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, इतना लेने अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। What happens if the complaint is not settled by agreement? अगर एक मंथ के अंदर अंदर आपका सेटलमेंट नहीं होता तो आप क्या करेंगे? बैंकिंग ओम्बड्समैन में अगर नहीं होता तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप एपीलिएट अथॉरिटी में 30 दिन के अंदर अंदर शिकायत कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर शिकायत बोल तो 1 महीने के अंदर अंदर शिकायत कर सकते हैं, अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन से आपको सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिलता है तो, ठीक है। उसके अलावा ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे 30 दिन के अंदर अंदर कहाँ पे कर सकते हो? एपीलेट अथॉरिटी में, एपीलेट अथॉरिटी, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके अलावा कुछ खास नहीं है, खत्म। हाँ जी, आरबीआई तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइएगा। यस, आरबीआई तक कोई इश्यू है तो नहीं? चलिए आगे बढ़े। आइए जी, बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म, कौन सा रिफॉर्म है? फेज 1 की बात करते हैं। फेज 1 में क्या क्या आया? फेज 1 में पहली बात तो ये 1991 में हमने वो देख लिया था, ठीक है, एलपीजी वगैरह आया, ठीक है, एम नरसिम्हम बहुत मेन इसमें रहे थे। अब आओ फेज 1 में कौन कौन से? 2 फेज में हुआ था, 1991 में हुआ था, और दूसरा रिफॉर्म कब हुआ था भाई, मुझे बता सकते हो? 1990 हुआ, 1990 में ही था। कब हुआ था? 1991 में, और दूसरा 1990। 6, 7, 8, 9 आपके सामने ऑप्शन है 6, 9। वेरी गुड, आप जीत चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आपने बहुत सही दिया है। आपको मिलेगी एक और वीडियो जो इसी के साथ मर्ज होगी, और वो होगी क्या? बैंकिंग की वीडियो, और कुछ नहीं होगी। और पैसे पूसे नहीं देते हम, हमारे पास खुद के पास नहीं है। चलो जी, लोअरिंग, हाँ जी, क्या बात करेगी इसमें रिकमेंडेशन में? क्या बात करेगी 1991 के रिकमेंडेशन में, रिफॉर्म्स में, कि आप SLR को और CRR को कम कर दो। क्यों कम कर दो? क्योंकि पहले इसका रेट कितना था? 38.59%, और ये लगभग मिला के टोटल बन जाता था लगभग 52-60%। तो ये बोला गया कि नहीं, इसको इतना ज्यादा मत बढ़ाओ, कम करो। तो कम करके आज के टाइम अगर देखो तो 4.115% इतना हो चुका है, ठीक है। फिर प्रूडेंशियल नॉर्म्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एनपीए की बारी आई थी। एनपीए, जहां पे ये कहा गया था कि एनपीए बहुत सारे हो रहे हैं, तो एनपीए के लिए कुछ करो। तो उसके लिए हमने कुछ कोड्स लेके आए, हमने एनपीए को सुधारने के लिए बहुत सारे अलग अलग चीजें करी। फिर है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये बेसल नॉर्म्स के अंदर आते हैं, हमने इसको भी अडॉप्ट किया 8%, 9% वाला। फिर डेट को रिकवरी करने के लिए हमने बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बनाए, बहुत सारे अलग अलग चीजें बनाई, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6 स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हमने सेटअप किए गए थे, एपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया था, ठीक है। तो अलग अलग चीजें करी। फिर डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, हम लोग ने क्या बात बोली कि आप जो है वो डीरेगुलेट करो, कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड ना करे, ये डिसाइड कौन करे, मतलब आरबीआई डिसाइड ना करे या सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड ना करे। कुछ चीजें जो हैं वो बैंक के हाथ में दे दो, कि बैंक जो है वो इन चीजों पे अपना डिसीजन ले सके, ठीक है। तो ये बात बोली गई थी कि जो 2 लाख से नीचे वाले लोन है ना, उस पे रेट क्या कर दो? कम कर दो। और उसके अलावा अगर बात करें 2 लाख से ज्यादा के, तो उस पर कौन डिसाइड करेगा? बैंक अपने आप करेगा, ठीक है। उसके बाद फेजिंग आउट ऑफ डायरेक्टेड क्रेडिट, ठीक है। तो इसमें बात बोली गई कि आप जो वो था पीएसएल था, पीएसएल याद आ रहा है? पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 40% आज के टाइम पे, 35.5 पहले था, याद है कुछ? बोलो भाई। नो सर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, शर्म नहीं आई नो सर बोलते हुए। 35.5% पहले लेक्चर में करवाया था, सबसे पहले लेक्चर में। पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 35.5 था, जिसे कन्वर्ट करके 40% कर दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देने के लिए एक रेट बनाया गया था 40%, याद आया? हाँ जी सर। वेरी गुड।
याद आया। तो इसको रिकमेंडेशन करी गई थी कि 40 से 10% कर दो, हमने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मना कर दिया कि नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो कुछ परसेंट बोल तो फिक्स परसेंट 40% देना जरूरी है, अदरवाइज कोई भी सेक्टर डेवलप नहीं हो सकता है। और इसका मैंने अच्छे से तरीके से आपको बताया था। एक्सेस दो कि कैपिटल मार्केट का, कि बैंक्स जो है वो कैपिटल मार्केट में जाके भी डीलिंग कर सकें। फ्रीडम हो ऑपरेशन की, जो कुछ डिसीजंस लेने हैं वो खुद डिसीजन भी ले सके कमर्शियल बैंक्स। अच्छा, लोकल एरिया के बैंक्स यहां पर खोले गए थे, 7 LABs खोले गए थे, लोकल एरिया के बैंक्स खोले गए थे, जिसमें कि धीरे 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 खत्म हुए। फिर आए 4 और 4 में से पैसा खत्म हो गया, बोल तो कैपिटल खत्म हो गया, तो 3 बचे। 3 कौन कौन बचे? हाँ जी, कौन किसकी गर्लफ्रेंड के साथ कहां घूमने गया था? सर कृष्णा अपनी गर्लफ्रेंड सुभद्रा के साथ कोस्टल लोकल एरिया में घूमने गया। चलो जी। फिर सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, तो कमर्शियल बैंक्स की सुपरविजन के लिए आप क्या करो, अलग अलग कमेटीज बना दो। BFS हमने यहाँ पे बनाया था, बैंक बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन बनाया था कमर्शियल बैंक्स की सुपरविजन के लिए, तो ये आप काम कर दो। फिर साथ ही साथ कहा गया कंपटीशन फ्रॉम न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उसके लिए बात बोली गई कि आप जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स को आने दो, फंक्शनिंग करने दो, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो पब्लिक सेक्टर भी अच्छे से काम करेगी, और इसकी वजह से फ्लो जो है वो मनी का अच्छे से बढ़ पाएगा। तो लाइसेंस यहां पे 3 फेज में दिया गया था। फर्स्ट राउंड में 1993 में 10 बैंक्स को, सेकेंड राउंड में 2001 में 2 बैंक्स को, और 2013 में 23 बैंक्स को लाइसेंस दिया गया था। हाँ जी, मैंने लिखवाया था 10 बैंक को दिया गया था 6 और 4 में। हाँ जी, कौन कौन से बैंक्स थे मुझे बता सकते हो? कौन कौन से बैंक्स थे? वैसे तो याद नहीं होंगे, मैं पूरी श्योरिटी के साथ बोलता हूं, मगर फिर भी शायद एक आधा बैंक याद हो, शायद एक आधा बैंक हो। 6 और 4 में से 6 और 4 का मतलब पता है? 10 बैंक तो मैंने टोटल बोल दिया, 6 और 4 का मतलब क्या करा था? 6 बैंक तो ऐसे बैंक जो आज भी वर्किंग में है, 4 बैंक ऐसे बैंक जो क्लोज हो चुके हैं, जो क्लोज्ड हो चुके हैं। ठीक है जी, लिखवा देता हूं फिर से। कौन कौन से थे? HDFC था, ICICI था, उसके अलावा IDBI था, उसके अलावा UTI था, उसके अलावा एक और था DCB बैंक, उसके अलावा एक और था इंडलसेंड बैंक। हाँ जी, ठीक है जी। अरे क्या हो रहा है, याद रहेगा अब? हाँ जी ठीक है जी। सेकंड राउंड में दो बैंक्स को लाइसेंस दिया गया। कौन कौन से बैंक्स को? एक तो कोरोना में बड़ा फेमस हुआ था, अबे तुम कोरोना में सोते तो नहीं रह गए थे? कोरोना में, कोविड के दौरान कौन सा बैंक बहुत फेमस हुआ था? डांट खाओगे तुम मेरे से। सभी बैंक फेमस। यस बैंक, सभी बैंक। और दूसरा कौन सा बैंक आया था यहाँ पे, किसको लाइसेंस दिया गया था? कोटक बैंक को। थर्ड राउंड में 2013 में 23 बैंक्स को लाइसेंस दिया गया। कहता बैंक्स अप्लाई फॉर लाइसेंस, मतलब 23 बैंक को लाइसेंस नहीं दिया था, 23 में से सिर्फ 2 को लाइसेंस दिया था। 23 बैंक ने जो है अप्लाई किया था, मतलब उसमें सिर्फ 2 बैंक्स को ही लाइसेंस मिला गया था। किसका लाइसेंस मिला था? यूनिवर्सल बैंक का, यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस मिला था। इसके लिए कुछ कंडीशन थी, यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस को लेने की कुछ कंडीशन थी। कौन कौन सी कंडीशन थी उसको जानने से पहले ये जानेंगे कि किसको किसको मिला था। हाँ जी, कौन कौन से 2 बैंक्स थे? SBI बैंक। ना, एक था IDFC। कौन था? IDFC। और दूसरा था कौन सा? बंधन बैंक। बंधन बैंक ये था 2014 में और ये था 2015 में। ठीक है जी। अच्छा, कंडीशन क्या थी कि आपकी नेट वर्थ एक्सीड कितने से? 1000 करोड़ से ज्यादा होने चाहिए, और आपके कम से कम 25% ब्रांच जो है वो कहां होने चाहिए? अनबैंक्ड एरिया में होने चाहिए। अच्छा, ये कंडीशन कितने सालों में पूरी करनी थी या कितने महीनों में पूरी करनी थी? याद है किसी को? 18 मंथ में। कितने में? 18 मंथ्स में हमें ये 2 कंडीशन फुलफिल करनी थी। जो ये कंडीशन फुलफिल कर देगा उसे मिल जाएगा क्या? बैंक यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस मिल जाएगा। और ये दोनों बैंक्स ऐसे बैंक्स थे जो बहुत बड़े बैंक्स थे। ये दोनों बैंक साउथ के बैंक्स थे, अच्छा खासा पैसा था, तो इन्होंने 18 मंथ के अंदर अंदर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी थी, तो इन्हें क्या मिल गई थी? लाइसेंस मिल गया था यूनिवर्सल बैंकिंग का। क्लियर है सर? आज
भी लाइसेंस है इनके पास? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बात करें इसकी 11 पेमेंट्स बैंक की, तो 11 पेमेंट बैंक यहाँ पर बहुत सारे आए थे। अच्छा ये किसके अंडर आए थे? फाइनेंशियल इंक्लूजन चलाने के अंडर आए थे। जब हमने 2014 में जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने शुरू करे ना, तो उस वक्त ये 11 पेमेंट बैंक्स को लाइसेंस दिया गया था, जिसमें कि ये आपका गूगल पे है, पेटीएम है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, अलग अलग जो है ये वो सारे इसमें आए थे। कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक भी खोले गए थे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये वाला स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो वाला स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये कुछ यहाँ पर आपको लाइसेंस भी अलग अलग तरीके से दिए गए थे। तो 3 फेज में जनरल लाइसेंस दिए थे, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, और तीसरा फेज ये सारा का सारा फेज है। ठीक है जी, बढ़े आगे। आओ, उसके बाद ये फर्स्ट राउंड में, अच्छा ये लिखवाया हुआ था मैंने, ठीक है, ये सारा लिखवाया हुआ है भाई, मैंने लिखवाया हुआ है। हाँ जी, फिर बात करते हैं रिस्क वेटेड एसेट की। एक मिनट भाई, रिस्क वेटेड एसेट से पहले भी कुछ था, ठीक है।